बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर। सिंध असेंबली में नैब ऑर्डिनेंस के खात्मे का बिल कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, ऐवान में शोर शराबा किया गया। अपडेट के लिए बात करेंगे कामरान रजी से। कामरान, कितनी आसानी से बिल मंजूर कर लिया गया सिंध असेंबली में? वजी, आसानी से तो ये बिल नहीं हुआ, बल्कि ऑपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया उस वक्त जब वजीर कानून जिया लंजार ने सिंध असेंबली में ये बिल पेश किया, जिसके तहत जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 था उसको उसके अमल दरामद को सिंध में मनसूख कर दिया गया है। इस बिल की मंजूरी के बाद अब सिंध में जो सिंध हुकूमत के जो सूबाई महकमे हैं उनके झेली इदारे हैं, वहाँ पर करप्शन की तहकीकात से मुताल्लिक नैब का इख्तियार खत्म हो जाएगा। और सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया है कि अब वो अपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को मजबूत करेंगे और उसके लिए कानून साजी की जा रही है, 1 महीने में की जाएगी। और ये बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तहम अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, ऐवान में शोर शराबा किया गया और जो एजेंडे की कॉपियां थी वो भी जो अपोजिशन अरकान थे उन्होंने फाड़ के स्पीकर की डेस्क के सामने उछाल दी। शदीद शोर शराबे में ये बिल जो है वो जो हुकूमत सिंध की जानिब से वजीर कानून ने पेश किया था उसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा एक और बिल भी बहुत शुक्रिया कामरान रजी। भाई अपने लीडर को तो सुनो यार, ऐसे तो ना करो। सुनो तो सही, वो कुछ बता रहे हैं आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप सुने। सर देखिए, अब बात करेंगे पनामा केस जेआईटी की। जेआईटी में पेशी के बाद इसहाक डार इमरान खान पर फट पड़े। इसहाक डार ने कहा, इमरान खान तुम होते कौन हो? तुम आज भी झूठे हो, आज भी चोर हो, आज भी धोखेबाज हो। उन्होंने कहा कि तुम नवाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 62 की पिटीशन लाए हो, तुम्हारी नाअहली के लिए तो बेटी का केस ही काफी है। कहा, मरियम नवाज की तलबी उनको बहुत बुरी लग रही है, बुलाने के बजाय सवालनामा भेजा जाए। जेआईटी में पेशी के बाद इसहाक डार से कई बार एतराफी बयान का सवाल हुआ। जियो न्यूज के बार बार पूछने पर इसहाक डार ने जवाब दिया कि एतराफी बयान अपने हाथ से नहीं लिखा था, लिखा हुआ मिला था। इसहाक डार ने कहा कि एतराफी बयान की हैसियत कचरे से ज्यादा नहीं, अदलिया कई बार गैर अहम करार दे चुकी है। इमरान खान की जानिब से सियासी मुखालिफिन का मजाक उड़ाया गया और उनको जवाब दिया गया। इस बारे में तफसीली तौर पर रिपोर्ट शामिल करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि वजीर आजम के बेटे हसन नवाज ने कहा कि मुखालिफिन को मसला सिर्फ नवाज शरीफ से है, हसन हुसैन या मरियम से नहीं। जेआईटी बच्चों को बुलाकर वजीर आजम पर दबाव डाल रही है। हसन ने तफ्तीशकारों से सवाल भी किया, क्या शरीफ फैमिली पर इल्जाम आखिर क्या है? उल्टी गंगा न बहाएं। एक बार फिर बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर सियासी मुखालिफिन का मजाक उड़ाने का खुद फैसला किया है, खुद आगे आए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से हुकूमत के खिलाफ तंजिया तस्वीर शेयर की। आम तौर पर यह काम सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल और कारकुन अंजाम देते हैं। इमरान खान ने पैगाम में कहा कि मोटू गैंग जेआईटी बनने पर विक्ट्री साइन बनाना और मिठाइयां बांटना कितनी जल्द भूल गया। सोशल मीडिया पर मुखालिफिन का मजाक उड़ाने का काम आम तौर पर सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल या कारकुनान सर अंजाम देते हैं, मगर पीटीआई के सरबराह ने आज ये काम भी खुद ही संभाल लिया है। अपने ट्विटर हैंडल से पानामा फैसले के बाद नून लीगी रहनुमाओं की विक्ट्री साइन बनाने की तस्वीर पर ये तंजिया जुमला लिखा कि आज खानदान के सिर्फ 2 अफराद ही जेआईटी में पेश हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मोटू गैंग जेआईटी बनने पर विक्ट्री साइन बनाना और मिठाइयाँ बांटना कितना जल्द भूल गया है। दूसरे ट्वीट में पानामा केस के फैसले के बाद और फिर शरीफ खानदान की जेआईटी में पेशी के बाद की तस्वीर शेयर की और इन तस्वीर के बारे में लिखा कि जेआईटी में पेशी से पहले और बाद का फर्क बआसानी देखा जा सकता है। अभी आपको बराह रास्त सिंध असेंबली लिए चलेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये हिस्टोरिक चीज आज की है असेंबली ने, और एक बार फिर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और ऑपोजिशन के रवैये पे, इसलिए कि इधर वो काफ़ी उन्होंने जो कुछ अल्फाज वो ऑब्वियसली रिकॉर्ड पे तो नहीं आए, लेकिन हमारे दिलों में बैठ गए। जो उन्होंने बातें की हैं वो हमारे दिलों से निकलेंगी नहीं। और जैसे मैंने कहा कि लीडरशिप पे कुछ भी कहेंगे तो उनकी लीडरशिप नहीं बचेगी इधर। थैंक यू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। सिंध असेंबली में नैब ऑर्डिनेंस के खात्मे का बिल आज कसरत राय से मंजूर हुआ है।
اور اب بات کریں گے خواجہ سعد رفیق کی. انہوں نے آج مسلسل تیسرے دن عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا. کہا جھوٹے عمران, تم جمہور دشمن عناصر کے مہرے ہو, تم نہیں سدھرو گے. جب سے بھیجے گئے ہو جمہوری نظام بے دست و پا کرنے کی سازشیں کر رہے ہو. سعد رفیق کا کہنا تھا کہ عمران خان سیاسی جنگ میں شکست کھا کر فوج اور عدلیہ کو پکارتے ہیں, وہاں سے گھاس نہ ملے تو بیرون ملک اپنے رشتہ داروں سے مدد مانگتے ہیں. وزیر ریلوے خواجہ سعد نے مزید کہا کہ پارسائی کا نقاب اوڑھ کر جمہوریت پر حملہ کرنے والوں کو بے نقاب کر کے رہیں گے. تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کی تحقیقات ریاست پاکستان کر رہی ہے, لوٹ مار یہیں سے ہوئی ہے اور پوری قوم اس کی مدعی ہے. شفقت محمود نے کہا کہ لندن میں فلیٹ اسحاق ڈار کی وجہ سے بنے, وہ اس کے سہولت کار بھی ہیں, انہوں نے ہی فلیٹوں کی رقم باہر بھجوائی. شفقت محمود کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کا احتساب آج تک نہیں ہوا, ان کو تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا, وہ لیا جا رہا ہے. یہ جو ابھی آپ کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی یہ اس لیے تھی کہ آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. اور میرے بھائی, جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے کہنے پہ کر رہی ہے یہ تحقیقات, اور تحقیقات میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو سب کچھ آپ نے جس کے اندر آپ ملوث تھے, آپ کو عمران خان کے ساتھ دشمنی تو ہے, لیکن اصل دشمنی جو آپ کر رہے ہیں آپ نے اس قوم کے ساتھ کی ہے. آپ کہتے ہیں نواز شریف نے کیا کیا ہے, نواز شریف کا آج تک نواز شریف کا احتساب نہیں ہوا. پچھلے 30-40 سال میں جو نواز شریف نے لوٹ مار کی ہے اور جس طرح باہر جا کے جائیدادیں بنائی ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے. اس لیے یہ جے آئی ٹی بنی ہے, اس لیے یہ پیناما میں نام آیا ہے. یہ پیناما پیپرز کوئی تحریک انصاف نے دیے تھے. حسن نواز کی پیشی کے موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی آصف کرمانی نے کہا کہ انہیں ممکنہ فیصلے کا ڈر نہیں, صرف خدشات ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ جے آئی ٹی نے ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ میں برطانوی لا فرم کی خدمات حاصل کر لی ہیں. آصف کرمانی کا کہنا تھا کہ لندن کے فلیٹس کی منی ٹریل حدیبیہ سے نہیں بلکہ قطر سے ملے گی. قطری شہزادے کے موقف کے بغیر جے آئی ٹی کی رپورٹ نامکمل ہوگی. تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری کا کہنا ہے کہ آج اسحاق ڈار کی گفتگو نارمل آدمی کی گفتگو نہیں تھی. سپریم کورٹ نون لیگ کے وزراء کے رویے کو دیکھے. فواد چودھری نے الزام لگایا کہ انہوں نے پاکستان کے اربوں روپے بچوں کے نام پر لندن میں رکھے ہیں. اسحاق ڈار کے بچے دبئی میں اربوں روپے کی عمارتوں کے مالک ہیں. فواد چودھری نے مزید کہا کہ اسحاق ڈار بھی بطور گواہ شامل ہو رہے ہیں, ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ بیان واپس لے کر بحیثیت ملزم پیش ہوں. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, صحت کا خیال رکھیں, چھٹیاں لے لیں. مسلم لیگ نون کی جو کیبنٹ ہے اور وزیر اعظم اتنے سٹریس میں ہیں کہ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ فوراً چھٹیاں لے کے کچھ دن پاکستان کی جان بھی چھوڑ دیں اور اپنی صحت کا بھی خیال کریں. جتنے اس وقت وہ مینٹل ٹارچر میں لگ رہے ہیں, کوئی آ کے رونا شروع کر دیتا ہے, کوئی آ کے آل فال بکنا شروع کر دیتا ہے, کوئی آ کے دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے, تو ان میں سے کسی کو برین ہیمریج ہو گیا تو خواہ مخواہ ہمارے ذمہ لگیں گے. تو پہلے تو میری گزارش یہ ہے, اسحاق ڈار صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے وہ بالکل ایک نارمل آدمی کی گفتگو نہیں تھی. واضح طور کے اوپر مسلم لیگ نون کی کیبنٹ اور وزیر اعظم بڑے پریشر میں ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کو جلدی جو ہے اپنی آخر نظر آ رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب کے پاس آپشن ہے کہ وہ اپنا بیان واپس لے لیں اور بحیثیت ملزم اس کیس میں شامل ہو جائے, کیونکہ یہ ان کو ایک کنسیشن دی گئی ہے کہ وہ اپروور بنے ہیں. اگر وہ یہ کنسیشن واپس کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کنسیشن واپس کریں گے اور بحیثیت ملزم اس کیس میں شامل ہوں گے. ابھی وہ بطور گواہ شامل. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سی پیک کی دشمن قوتیں پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتی. ساہیوال کول پاور پروجیکٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی نے 7 ماہ قبل پروجیکٹ مکمل کیا ہے جو قابل تحسین ہے. ہم مل کر کام کریں گے, 20 کروڑ عوام مل کر دن رات کام کریں گے. کوئی دشمن ہمارا بال بیکار نہیں کر سکے گا. یہ پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے. کسی دشمن نے میلی آنکھ کی طرف دیکھا ہماری طرف, وہ آنکھ پاکستان کے عوام نکال کر پاؤں تلے رون دیں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. شرط یہ ہے کہ محنت, امانت اور دیانت, کہ اس کے بغیر منزل نہیں ملتی. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن نیب کو ختم کرنے کا جو
انہوں نے فارمولا جس طریقے سے یہ آئین کو جس طرح سے انہوں نے مسترد کیا ہے، اور یہ آئین قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار کے اوپر بھٹو صاحب نے بنایا ہے. یہ آئین پیپلز پارٹی ہے، بھٹو صاحب کی ملکیت نہیں ہے. یہ پاکستان کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کا آئین ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ ملک اپنی جاگیر سمجھ لیا اور آپ اس آئین کو جب چاہے اس کی دھجیاں اڑائیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون آئین کے آرٹیکل 268, 143, آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 31 کی خلاف ورزی ہے. اور خاص طور پہ آرٹیکل 31 کو میں کوٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جس میں اسلامی قوانین کی خلاف ورزی ہو. سندھ اسمبلی میں آج نیب آرڈیننس کے خاتمے کا بل کثرت رائے سے منظور ہوا ہے. اسی بارے میں بات کر رہے ہیں اسمبلی کے باہر سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار. ایک بار پھر بات کریں گے پیناما معاملے کی. دوحہ آ کر خط کی تصدیق کرا لیں. قطری شہزادے شیخ حمد بن جاسم نے پیناما پیپرز کی جے آئی ٹی کو تیسری دعوت دے دی ہے. قطر کے سابق وزیر اعظم نے جے آئی ٹی کو اپنے تیسرے خط میں کہا ہے کہ وہ تمام حقائق اور مندرجات کی بالمشافہ تصدیق اور سپریم کورٹ میں پیش کردہ خط کے ہر لفظ کو شہادتوں کے ذریعے درست ثابت کریں گے. روزنامہ دا نیوز اور جنگ کے سینئر صحافی صالح ظافر کی رپورٹ کے مطابق قطری شہزادے شیخ حمد بن جاسم نے پیناما مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو ایک اور خط تحریر کر کے قطر کے دارالحکومت دوحہ آمد اور نظام الاوقات کے بارے میں دریافت کیا ہے. پرنس شیخ حمد کا جے آئی ٹی کو یہ تیسرا خط ہے جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ جے آئی ٹی کا اپنے دفتر میں خیر مقدم کریں گے اور ان تمام حقائق کو مندرجات کی بالمشافہ تصدیق کریں گے جو انہوں نے سپریم کورٹ کو پیش کردہ اپنے خط میں بیان کیے ہیں اور جن کا تعلق شریف خاندان کے کاروباری روابط سے ہے. جیل میں تشدد، گھسیٹ کر مارنے اور بچھوؤں کے ساتھ رکھنے کی رو کر دہائی دینے والے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی ضمانت ہو گئی ہے اور انہیں ڈسٹرکٹ جیل سرگودا سے رہا کر دیا گیا ہے. مجھے ٹارچر کیا ہوا ہے، مجھے سیل میں رکھا ہے، بچھو ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں چوہے میرے مارے ہیں. اپنے اوپر ظلم کی داستان سنانے والے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو ڈسٹرکٹ جیل سرگودا سے رہا کر دیا گیا. رہائی کی خبر ملتے ہی عدالت کے باہر موجود جمشید دستی کی والدہ، ہمشیرہ اور حامیوں نے نعرے بازی کی اور مٹھائی تقسیم کی. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جمشید دستی نے کہا کہ آج انہیں نئی زندگی ملی ہے جس پر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذات نے میرے اوپر بہت بڑا کرم کیا اور مجھے نئی زندگی دی. سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اشتعال انگیز تقریر کے الزام میں جمشید دستی کی ضمانت منظور کی ہے اور مقدمے کی سماعت 13 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے. جمشید دستی کو پانی چوری سمیت دیگر مقدمات میں پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے. آگے بڑھیں گے. کراچی جیل سے خطرناک ملزمان کی مفروری کے معاملے سے متعلق خبر آپ کو دیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس میں ڈی آئی جی جیل اور متعلقہ ایس ایچ او کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے سوال بھی اٹھائے کہ جیل سے قیدیوں کا بھاگنا غیر معمولی واقعہ ہے. جیل عملے کو ملوث کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ وہ کسی کو معاف نہیں کریں گے. آرمی سے تربیت یافتہ نئے پولیس اہلکاروں کو جیل پر تعینات کرنے کا فیصلہ بھی کیا. تفصیلات امیمہ ملک سے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ڈی آئی جی جیل اشرف نظامانی کو معطل کرنے کا حکم دے دیا. اشرف نظامانی کو شوکاز بھی جاری کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں داخلہ اور جیل خانہ جات کے وزراء، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ثناء اللہ عباسی اور دیگر اعلیٰ افسران پیش ہوئے. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ جیل سے قیدیوں کا بھاگنا غیر معمولی واقعہ ہے جو جیل عملے کو ملوث کیے بغیر نہیں ہو سکتا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ دی گئی کہ سینٹرل جیل کراچی میں 6000 قیدی ہیں. واقعے کی ایف آئی آر ٹھیک درج نہیں کی گئی جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ ایس ایچ او کو بھی معطل کرنے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ نے اچھے آفیسر کو ڈی آئی جی جیل خانہ جات اور آرمی سے تربیت یافتہ پولیس اہلکاروں کو جیل میں تعینات کرنے کی ہدایت بھی کر دی.
कराची की सेंट्रल जेल से कलअदम लश्कर जंगवी के 2 कैदी 14 जून को फरार हुए। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सेंट्रल जेल के 15 अफसरान व एहलकार को गिरफ्तार करके इनसे तफ्तीश कर रही है। उमैमा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। और कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ फलीजो ने कहा है कि सिंध में नैब के खात्मे के लिए असेंबली में बिल लाया गया है। जिस रुकने असेंबली ने इस बिल की हिमायत में वोट दिया है उसे करप्शन का हामी समझेंगे। सिंध में नैब ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए हुकूमत सिंध के इक़दाम के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक ने हैदराबाद प्रेस क्लब पर एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज लतीफ़ फलीजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी करप्ट वुज़रा को बचाने के लिए नैब को रोक रही है। सिंध से नैब के कानून का खात्मा आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। करप्ट लोगों पे बिल्कुल हाथ न डाला जाए, यानी आपके घरों में साफ पानी नहीं आता तो क्या सिंध हुकूमत को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो कहे कि अब बाहर से पानी आएगा ही नहीं, अब बोरिंग करो और घर से पानी निकाल के पियो। ये तो इस तरह है ना कि नैब अमल दखल नहीं करेगी, हम अपनी एंटी करप्शन बनाएंगे जो जरदारी साहब और मुराद अली शाह साहब की मातहत होगी। शिकारपुर में जितोई कबीले के 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 11 अफराद हलाक और 20 से जायद जख्मी हो गए। ताहम अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, न ही मुकदमा दर्ज किया गया। जितोई कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम का वाक़या खानपुर कच्चे में पेश आया। दोनों ग्रुपों में ज़राई ज़मीन के तनाज़े पर पुरानी दुश्मनी थी। आज दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 11 अफराद हलाक, 20 से जायद जख्मी हो गए। मरने वालों में 1 बच्ची और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। अवामी मसीहा पार्टी के रहनुमा जय सालिक ने करप्शन के खिलाफ अनोखे एहतजाजी सफ़र का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद की मिट्टी लिए आबाई शहर लाहौर जा रहे हैं। कहते हैं मिट्टी मेरी गवाह है, वफाकी दारुल हुकूमत पे 30 साल क़याम में करप्शन नहीं की। मज़ीद जानते हैं अहमद सुबहान की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जय सालिक साहब मौजूद हैं जो माइनॉरिटीज़ की तरफ से इस्लामाबाद से 4 मरतबा मुंतखब हुए, कौमी असम्बली के मेंबर रहे और आज करप्शन के ख़िलाफ़ मार्च करने लाहौर जा रहे हैं। साथ में इन्हें एक यहाँ पे इस्लामाबाद की मट्टी का एक ड्रम भी रखा जो कि वो लेके जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ से वो लाहौर लेके जाएंगे जहाँ से ये आए थे इस्लामाबाद, और इसमें इनका ये भी कहना है कि ये मट्टी ही है जो यहाँ पर आए और यहाँ पर करप्शन की कुछ लोगों ने यहाँ से फिर वो वापस अपने इलाकों को गए। जय सालिक साहब, अभी लाहौर जाते हुए क्या एक मेन आपके ज़हन में मौक़िफ़ है जिसके लिए आप लाहौर जा रहे हैं? लाहौर हम 7 जुलाई को जो है शाम 7 बजे हमने बहार कॉलोनी में उन शहीदों की याद में जिन्होंने इस मुल्क के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी, हम सारी रात वहाँ इबादत करेंगे और उन शहीदों को जिन्होंने ये मनसब मुझे दिलाया और ये पाकिस्तान दिया उसके लिए लाखों शहादतें हुई, हम उनके लिए, उनकी दुआ के, उनके ख़ानदान के, उनके लवाकीन के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए यानी हम दुआ करेंगे। अच्छा, करप्शन के ख़िलाफ़ आप क्या समझते हैं कि ये जो मिट्टी आप यहाँ से इस्लामाबाद की लेकर लाहौर जा रहे हैं उसका क्या मकसद है? मैं समझता हूँ कि ये मट्टी, इन्हें शर्म आनी चाहिए, किसी मट्टी में इन्होंने जाना है। मट्टी के पतले तुझे कितना घुमान है, इनको कितना घुमान है जी, इन्हें घुमान होना चाहिए। जब इनकी जान निकलनी है इनके कपड़े भी उतार लिए जाने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने अरबों रुपया कमाया, किसके लिए कमाया? जो यानी आप देखें इस्लाम में तो जो खलीफे हैं उनकी ज़िंदगी देखें, ये खलीफे हैं, ये सरबराह हैं, ये मतलब है यानी मुल्क पाकिस्तान के यानी राबर हैं, रानमा हैं, है जी। ये रानमा जो है, रानमा के पास तो कुछ भी नहीं होता, जो पीरों फकीरों के पास कुछ भी नहीं होता। ये आप जिस तरह से ये यहाँ से जय सालिक साहब ने सफ़र का आगाज़ कर दिया है और यहाँ से अब ये लाहौर का रुख करेंगे जो कि इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब से फैज़ाबाद और फिर फैज़ाबाद से लाहौर जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। पाक से ज़मीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि MQM के कायद और हवारी पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा और साबिक़ हुक्मरान पूरे मुल्क को दहशतगर्द बना रहे हैं। दहशतगर्दों को लापता और मारे जाते हैं तो करप्शन करने वाले के खिलाफ कुछ क्यों नहीं होता? पाकिस्तान हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर MQM के कायद को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कायदे तहरीक के बाद एक नया नाम सामने आया है, बाबा महाजिर कौम। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि MQM के कायद ने 30 साल हुकूमत की लेकिन कभी महाजिर कौम के हुकूक के लिए रैली नहीं निकाली, लापता या मारे नहीं जा सकते। PSP चेयरमैन का कहना था कि मैंने पहले ही कहा था कि फारूक सत्तार जितना झूठ बोलेंगे मैं उतना ही सच बोलूँगा, एतराफ़ कर लो वरना फिर अगली किस्त आएगी। मैंने तो पहले बताया हुक्मरान सबसे बड़े दहशतगर्द बनाने वाले लोग हैं। अगर मार नहीं है, गायब करना है, पकड़ना है तो भाई के इलेक्ट्रिक के MD को गायब करो।
वाटर बोर्ड वालों को देखो, आप हुक्मरानों को गायब करो, वजीरों को गायब करो, इनको लापता करो, इनकी लाशें फेंको तो मुल्क में अमन आ जाएगा। पीएसपी चेयरमैन ने कहा कि साबिक और मौजूदा हुक्मरान से बड़ा दहशतगर्द बनाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द लापता होते हैं और मारे जाते हैं, तो करप्ट लोग और ब्यूरोक्रेट्स को क्यों कुछ नहीं होता। ये वो नदीम नुसरत है, ये वो नदीम नुसरत है जो आज उसका जो है वो उसका फ्रंटमैन है। मजे कोई इनके लिए भी इज्जत आनी जानी चीज है। पीएसपी चेयरमैन ने कहा कि नदीम नुसरत और इनकी अहलिया ने एमक्यूएम के खिलाफ जो बातें की वो रिकॉर्ड पर हैं। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के कायद की सियासत 22 अगस्त को खत्म हो गई थी, लेकिन फारूक सत्तार के जरिए एमक्यूएम को जिंदा रखा हुआ है। उनका कहना था कि सेनेटर फरूक नसीम उस मीटिंग में थे जब एमक्यूएम के कायद ने कहा कि वो रॉ के एजेंट हैं। कैमरामैन जीशान इकबाल के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़ कराची। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका तवीलुल मुद्दती शराकतदार और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत और देरपा ताल्लुकात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार अमरीकी सेनेट के वफ़द से मुलाकात में किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल समेत दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वफ़द को दहशत गर्दी के खिलाफ गुज़श्ता 4 साल की कोशिशों के बारे में आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि अफगानिस्तान में क़याम अमन सियासी मुफाहमती अमल के जरिए तय होना ज़रूरी है। अफगानिस्तान में अमन के हसूल के लिए पाक अमरीका मजबूत ताल्लुकात ज़रूरी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा अमरीकी सेनेट के वफ्द ने जनूबी वजीरिस्तान का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के क़याम के लिए मुश्किलात के बावजूद कोशिशें की हैं। सेनेटर जॉन मैकेन ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें किसी से ढकी छुपी नहीं। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ्द को पाक अफगान सरहदी सिक्योरिटी की सूरत हाल, आहनी बाढ़ के जरिए बेहतरी के लिए हालिया इक़दाम पर ब्रीफिंग और एजेंसी में समाजी तरक्की की कोशिशों से आगाह किया गया। अमरीकी सेनेटर्स को पाक अफगान सरहद का फ़ज़ाई जायजा भी कराया गया। अमरीकी वफ्द ने जनूबी वज़ीरिस्तान में ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ्द ने अमन की बहाली में पाक फौज और मकामी कबाइल की कुर्बानियों को सराहा। अमरीकी वफ्द को कंट्रोल लाइन का भी दौरा कराया जाना था, लेकिन ख़राब मौसम के बायस ये मुमकिन न हो सका। आर्मी चीफ ने दौरे और फाटा में समाजी तरक्की की हिमायत पर अमरीकी वफ्द का शुक्रिया अदा किया। सेनेटर जॉन मैकेन ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें किसी से ढकी छुपी नहीं। My colleagues from the United States Senate and I have had a very informative and important visit. मैं और मेरे अमरीकी साथी यहाँ बहुत मालूमाती और निहायत अहम दौरे पर आए हैं। हम दरपेश चैलेंजेस और कामयाबी को समझ रहे हैं और उन बाकी चैलेंजेस को भी जो हमसे मज़ीद ताउन का तकाजा कर रहे हैं। हमने कई उमूर पर बात की है जिनमें पाक अफगान सरहद पर बाहमी ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन की अहमियत शामिल है। हम पुरएतमाद हैं कि इस तवील जिद्दोजहद में हमें सही ताउन और दुरुस्त हिकमत अमली से कामयाबी हासिल हो जाएगी। कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके महमूदाबाद में मोबाइल छीनने के दौरान शहरी के कत्ल की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई है। वीडियो में मुल्जिमान को देखा जा सकता है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, ये वाक़या कब पेश आया था और पुलिस ने फुटेज की मदद से अब तक क्या कार्रवाई की है? जी देखें, ईद के चौथे रोज का ये वाकया है और शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। महमूदाबाद का ये इलाका है जहां शहरी जो है वो एक गली की कॉर्नर पर खड़ा है और इसी दौरान जो है वो स्ट्रीट क्राइम के जो मुल्जिमान हैं वो आते हैं, आकर इससे मोबाइल छीनते हैं और छीनने के बाद जो है मुजामत के दौरान इस पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग करते हुए फरार होते हुए भी मुल्जिमान को देखा जा सकता है कि मुल्जिमान जो है बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। हमारी अब से कुछ देर कबल इस हवाले से जब SP गुलशन से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब जो है तफ्तीश मजीद आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक।